अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। STS 630 असाइनमेंट नंबर 1। ये मैं रिक्वेस्टेड वीडियो बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें हम जो है डिटेल में बात करेंगे और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी कॉन्सेप्ट्स को और आपको असाइनमेंट किस तरह से अटेम्प्ट करनी है। सो हम स्टेप बाय स्टेप इस पे देखेंगे। सो STS 630 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसको अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी पेश आती है। तो मैंने इसके जो है वो लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट किए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं और इसके MCQs भी मैंने जो है वो अपलोड कर रही हूँ लेक्चर वाइज। सो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी असाइनमेंट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि जो असाइनमेंट किस हवाले से है। आपका जो असाइनमेंट टाइटल है वो है जी एनालाइजिंग वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस इन अ बिजनेस सिनेरियो। और अच्छा, मैं आपको एक इसका जो है इम्पोर्टेंट बात भी बता दूं। ये जो इसका पेपर आता है ना, ज़्यादातर वो सिनेरियो बेस्ड होता है। तो सिनेरियो बेस्ड पेपर MCQs भी आपको मोस्टली सिनेरियो बेस्ड आते हैं, जिसमें आपको बताना होता है। अगर आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो देन ही आप उसको अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं। और जो आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी सिनेरियो बेस्ड और जो है वो ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव लेवल के और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। सो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप स्टूडेंट से इस सब्जेक्ट को पास करना चाहते हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो है वो इसमें फेल होते हैं, और इसको पास करना चाहते हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें बजाय के रट्टा लगाने के। ठीक है, बजाय कि आप अपनी हैंडआउट्स को रीड किए बगैर आप अपने पास्ट पेपर्स उनको पहले करते हैं। स्टूडेंट्स यही चीज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि पहले आप हैंडआउट्स अच्छे तरीके से रीड करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, देन जो है वो आप पास पेपर की तरफ जाएं। अगर आप इस सब्जेक्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं या फिर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। तो हमारा जी ऑब्जेक्टिव जो है इसमें, जो आपकी असाइनमेंट है, वो आपकी असाइनमेंट आपके हैंडआउट्स में से लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 6 एंड लेसन नंबर 7 में से है। सो लर्निंग आउटकम क्या है, उन्होंने कहा है कि जी स्टूडेंट्स जो हैं वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, मॉडरेटिंग एंड मेडिएटिंग वेरिएबल को इन द गिवन सिनेरियो एंड अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप्स। सो आपको उन्होंने रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया हुआ है और इसमें आपने जो है इसके आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो पहले जो है, सबसे पहले हम अपने सिनेरियो को अच्छे तरीके से समझेंगे। जब तक सिनेरियो को आप अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो देन आप असाइनमेंट भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और ये कॉपी पेस्ट पे फोकस मत कीजिएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप अपनी असाइनमेंट अपनी वर्डिंग में अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि ओवर द पास्ट 18 मंथ के जो गुज़िश्ता 18 महीने हैं, मल्टी इंटरनेशनल रिटेल फीम एक कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी है, हैज़ ऑब्जर्व्ड, उसने ये देखा है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर और द क्यूटिंग ऑफ एम्प्लॉयज एट इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स। तो उसमें ये है कि आपका जो है वो गुज़िश्ता 18 महीनों के दौरान एक बैनुल कवामी रिटेल कंपनी ने ये देखा, यानी कि उस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि उसके नए बनाए गए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, यानी कि माल तकसीम करने के जो मराकज़ हैं, वो मुलाजमीन के इस्तीफ़े देने की शरह में जो है वो इजाफा हो गया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू वाइस प्रेसिडेंट जो ऑपरेशंस यानी कि जो नायब सदर हैं, एम्प्लॉयज फाइंड्स अ न्यू ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम एज अनकंफर्टेबल एंड स्ट्रेसफुल। तो अ, जो ऑपरेशंस के नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके मुताबिक जो है वो मुलाजमीन को नया खुदकार परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम बहुत नागवार और दबाव वाला लगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या था कि कंपनी ने एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया है जो मुलाजमीन की कारकर्दगी खुद कार तरीके से नापता है। ठीक है, उन्होंने नया सिस्टम वहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जो परफॉर्मेंस की कारकर्दगी को, उसकी परफॉर्मेंस को खुद मैयर करता है। तो नायब सदर का ख्याल है कि मुलाजमीन जो है उनको ये सिस्टम पसंद नहीं है, वो इससे परेशान और दबाव में होके जो है वो
दबाव में आके नौकरी छोड़ रहे हैं, यानी कि अपनी जॉब से रिजाइन कर रहे हैं। तो कंट्री इसके बरक्स द डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो लेकिन जो एचआर का डायरेक्टर है उसका ये यकीन है दैट द प्रॉब्लम इज ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग। लेकिन जो एचआर का जो डायरेक्टर है उसका ये यकीन है कि जो लीडरशिप ट्रेनिंग की वजह से जो है ये प्रॉब्लम फेस उनको करनी पड़ रही है फॉर द शिफ्ट मैनेजर टू सेटल द डिसएग्रीमेंट एंड द फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। द फिल्म internal research team suggests our duty। तो उसमें जो है उनका कहना है कि मुलाजमीन के जाने की वजह जो है वो सिस्टम नहीं है बल्कि मैनेजर का तरबियत याफ्ता ना होना है। और वो ये समझता है कि अगर शिफ्ट मैनेजर को अच्छी लीडरशिप और ट्रेनिंग दे दी जाए तो मुलाजमीन का जो है वो इत्मीनान बढ़ेगा और वो जॉब से जो है वो रिजाइन नहीं करेंगे। तो इस जो है प्रॉब्लम टू सेटल दिस डिसएग्रीमेंट फाइंड अ सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम के हल के लिए, तो उनकी राय जो थी वो मुख्तलिफ थी, इसलिए जो है जो कंपनी थी उन्होंने ये फैसला किया कि जो हकाइक हैं वो जानने के लिए एक बाकायदा जो है वो एक रिसर्च की जाए, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो कि प्रॉब्लम को ठीक से जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। तो उन्होंने क्या किया, जो फाइंडिंग्स हैं उन्होंने ये जाहिर किया कि डेटा साइट्स where shift managers who have finished the advanced leadership workshop have less turnover। तो जो फाइंडिंग्स थी उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि वो मकामात जहाँ के शिफ्ट मैनेजर ने एडवांस लीडरशिप वर्कशॉप मुकम्मल की थी, उनको ट्रेनिंग दी थी, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके यानी कि वो रिज़ाइन कम कर रहे थे, उनके मुलाजमीन के जो इस्तीफे थे वो कम थे। तो उन्होंने ये जो है फाइंडिंग से ये भी नतीजा निकाला, दे आल्सो डिस्कवर्ड द न्यू परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम हैड स्ट्रॉन्गर नेगेटिव रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय टर्नओवर व्हेन साइट्स वर्कफोर्स हैज अ हाई एवरेज टाइम। अच्छा जी। तो यानी कि मजीद उन्होंने देखा कि जो नए परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम मुलाजमीन के इस्तीफों के दरमियान जो मनफी तल्लुक था, नेगेटिव रिलेशनशिप था, वो ज़्यादा मजबूत तब होता है जब मुलाजमीन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। The main prediction of research team states the implementation of new automated performance tracking system will lead to a higher rate of। तो उन्होंने कहा कि जो आपने एक न्यू ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस एक ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो कंपनी में इंट्रोड्यूस किया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो वो ज़्यादा जो है वो जो उसकी वजह से जो मुलाजमीन हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा इस्तीफे दे रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव दिस स्टडीज टू डिटरमिन द कैजुअल रिलेशनशिप। तो इस जो स्टडी का जो मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये डिटरमिन करना था कि इनके दरमियान जो है वो कैजुअल रिलेशनशिप पाया गया है बिटवीन अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर यानी कि तंजीमी अवामल है, और इम्प्लॉयड अटेंशन टू फार्मूलेट अ न्यू एचआर पॉलिसी। उसके बाद टू सॉल्व दिस असाइनमेंट, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल को देखें कि ये क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अंडरस्टैंड करें, एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल। वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत अहम सवाल है। इसमें से आपको 2-3 एमसीक्यूज मस्ट आ सकते हैं, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन तो एक मस्ट आएगा, क्योंकि जो वेरिएबल्स वाला है वो बहुत ही अहम क्वेश्चन है आपका। ठीक है। अच्छा जी, तो हम अब हम जो है आपने लेक्सन नंबर 6 की तरफ जाएंगे, और अपना जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प आउट करूंगी कि आपको जो है वो क्या उसको कहते हैं, ताकि इजी हो असाइनमेंट को सॉल्व करने में। हम देखेंगे कि जी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, उसको हम मिसालों के साथ मैं एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश करूंगी, ताकि आपको इजी से जो है आसान तरीके से जो है वो समझ आ सके। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है।
तो ये मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझ लेते हैं तो आगे आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए जो है वो आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा। जब आप अपना टॉपिक डिज़ाइन करेंगे, टॉपिक अपना जो है वो रिफॉर्म करेंगे, रिफाइन करेंगे, और तो आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, आपको पहले से पता होगा। तो हम सिर्फ जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखेंगे। Researchers who found the cause variable on the one that identifies forces or conditions that act on something else is the independent variable। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो होता है जो किसी और चीज पर असर डालता है। दैट एक्ट ऑन समथिंग एल्स, किसी और चीज पर असर डालता है, यानी कि ये वो अंसर या हालत जो किसी और वेरिएबल को बदलने या मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। ठीक है। तो उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। ये खुद किसी दूसरी चीज से मुतासिर नहीं होता, इसलिए जो है ये इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, यानी इसकी वजह से किसी दूसरी चीज पर इफेक्ट होता है। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे एक उस्ताद ये देखना चाहता है कि जो स्टडी आवर्स हैं स्टूडेंट्स के, वो एग्जाम्स कोर्स पर किस तरह से असर डालते हैं। तो वो हमें पता है, आपको भी पता है कि अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर हम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम जितना ज़्यादा टाइम जो है वो देंगे अपनी पढ़ाई को, जितने अच्छे तरीके से हम स्टडी को टाइम देंगे उतना ही हमारे एग्जाम स्कोर जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें जो आपके स्टडी आवर्स हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो तलबा के नंबर बढ़ा या घटा सकती है। स्टडी आवर्स का जो है, ये आप कहेंगे कि जी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह से अगर मैं आपको एक और मिसाल दूं, जिसमें एक कंपनी देखना चाहती है कि अगर वो सैलरी को इंक्रीज करेंगे तो क्या एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बेहतर होती है या नहीं होती। ठीक है। तो वो यहाँ पे जो है सैलरी को इंक्रीज करके देखना चाह रहे हैं कि जी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इस पे फर्क कौन डाल रहा है, किसकी वजह से असर हो रहा है, इंक्रीज इन सैलरी यानी कि तनख्वाह में इजाफे से। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब हम बात करेंगे जी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल द वेरिएबल दैट इज इफेक्ट और इज इट द रिजल्ट और आउटकम ऑन अनदर वेरिएबल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो आप आउटकम वेरिएबल भी कहा जाता है और इफेक्ट वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये वैसे आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम है क्या है। इसको आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं और इफेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं। तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल के असर से बदलता है, और ये नतीजा या आउटकम होता है जो किसी वजह की वजह से सामने आता है। ठीक है। तो जैसे हम मिसाल दें, हमारा जो स्टडी आवर्स थे उसकी वजह से एग्जाम स्कोर पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता। अब मैंने कहा था कि जो स्टडी आवर्स हैं, क्योंकि वो है कि जिसमें आप एग्जाम स्कोर का असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, तो इसमें आपका जो स्टडी आवर्स थे वो थे इंडिपेंडेंट, और एग्जाम स्कोर इसमें क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हम जो डिफाइन करेंगे वो हमारा आ जाता है मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल का आपको जो है वो इफेक्ट पड़ना चाहिए। वैसे इसकी मैं ना एक बहुत ही रियल एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी है। खैर वो एग्जांपल जो है उस पे हम बाद में बात करते हैं, पहले हम अपना ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं कि हमारा जो है ये क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मॉडरेटिंग वेरिएबल इज वन दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग contingent effect on the independent variable dependent variable relationship। तो जो आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल है वो ऐसा वेरिएबल होता है जो दो चीजों के दरमियान ताल्लुक की शिद्दत या नोयत को बदल देता है। ठीक है। यानी कि अगर दो वेरिएबल्स का आपस में कोई ताल्लुक हो तो तीसरी चीज जो है, यानी कि मॉडरेटर, इस ताल्लुक को मजीद मजबूत या कमजोर कर सकती है।
अब इसमें उन्होंने जो एग्जाम्पल ली है वो ये ली है कि लाइब्रेरी की सहूलतों का मयार, यानी क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज और तलबा की कारकर्दगी। ठीक है, तो अभी देखें, इसका जो है ये थर्ड आप कह लें, ये मॉडरेटिंग वेरिएबल है कि अगर वो स्टडी आवर्स ज़्यादा करता है और जो है उसके स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो ये आप कह लेंगे इसमें एक इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जो बीच की एक उन्होंने लाइब्रेरी की सहूलतों का जिक्र किया, तो ये आप कह लें मॉडरेटिंग वेरिएबल है। ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें जो तीसरा फैक्टर जो है ये, कि देखें अगर स्टूडेंट्स की दिलचस्पी होगी वो लाइब्रेरी में जाएंगे और उसको पढ़ेंगे, लेकिन अगर दिलचस्पी नहीं होगी लाइब्रेरी में जाने की, बुक्स पढ़ने की, तो वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका इतना अच्छा जो है वो इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको मॉडरेटिंग वेरिएबल कहा जाता है, कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो ताल्लुक शिद्दत की नोयत को जो है बढ़ाता है या घटाता है, उसको हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। आई होप कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो अब हम जो है अपनी असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने को जो सिनेरियो प्रोवाइड किया गया है उसमें आपने जस्टिफिकेशन देनी है, उसमें आपने डिपेंडेंट वेरिएबल बताना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि जी ऊपर जो हमने सिनेरियो देखा उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, मॉडरेटिंग वेरिएबल कौन सा था। ठीक है, और रिसर्च क्लासिफिकेशन आप उसको किस तरह से करेंगे। अच्छा, इसमें आपने एआई से सॉल्यूशन नहीं आपने जनरेट करवाना, और प्लेजरिज्म फ्री हो, और अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो अपनी असाइनमेंट खुद बनानी है, और आपका कॉन्सेप्ट जो है इसी वजह से मैंने क्लियर किया ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये देखें जी, पहला जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने बताना है इसमें जो आपका एम्प्लॉय टर्नओवर है, यानी कि जो इस्तीफा है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस तरह से मैंने थोड़ी सी जो है वो जस्टिफिकेशन ऐड की हुई है, आप लोगों ने भी ऐसी जस्टिफिकेशन ऐड कर देनी है। इसी तरह से हमने अपने ऊपर जो सिनेरियो था उसमें हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बताना है। तो इंडिपेंडेंट हमारा जो वेरिएबल था वो था ट्रैकिंग सिस्टम, जो कंपनी ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से जो है वो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर कर रहे थे, इस्तीफा दे रहे थे। तो इस तरह से मैंने जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और उस पर थोड़ी सी जो है जस्टिफिकेशन दे दिया आपने, 1 से 2 लाइनों में जस्टिफिकेशन दे देनी है। मॉडरेटिंग वेरिएबल का बता दें, एवरेज वर्क फोर्स। ठीक है, तो उसकी भी आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी जो है वो दे दी एक्सप्लेनेशन। मीडिएटिंग वेरिएबल का बताएंगे, वो इसमें क्लियरली डिफाइन नहीं है, तो वह आप इस तरह से थोड़ी सी अपनी अपनी मर्जी से, अपनी वर्डिंग से जो है ये डिटेल लिख देंगे। इसी तरह से रिसर्च क्लासिफिकेशन आपने बतानी है। तो ये जो आपकी रिसर्च थी वो कैजुअल यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च थी, जिसका मतलब क्या था, ऊपर आपने देखा होगा कि इसका जो स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव था वो कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैयर करना था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके जो है वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और गुड लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।